Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and state PCS examinations. This is daily news analysis by myself, रूपक। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। Now this is daily news analysis for December 28, 2021। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप अवेल कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम इंस्पिरेशन आईएएस जो कि अवेलेबल है इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स एट न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड रिसेंटली जो एस्पिरेंट्स हमें अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आपके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर स्टार्ट किया गया है आपके होम स्टेट में। तो आप अपने होम स्टेट में रह के डायरेक्टली अवेल कर सकते हो हमारे ऑफलाइन क्लासेस। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद फाउंडेशन कोर्स आपको सैटेलाइट कोर्सेज मिलता है। मोर ओवर आपको मिलता है ऑप्शनल पेपर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी, जोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। फॉर मोर डिटेल आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो कॉल। ना जो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स फोर्थ एडिशन जो कि लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। फोर्थ एडिशन है ये बेसिकली एंड जो थीम रखा गया है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ये नीति आयोग द्वारा स्टेट्स को कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में एंड देन रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। ये जो रिपोर्ट है पर्टिकुलरली इसको बनाता है नीति आयोग जो है ये रिलीज़ करते हैं एंड कोलाबोरेशन होता है इसमें वर्ल्ड बैंक का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आपस में कोलाबोरेट करके ये रिपोर्ट जो है इसको प्रिपेयर करते हैं एंड देन इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इस बार का जो थीम रहा है हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया एंड दिस इज़ द फोर्थ एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ जो परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम रहा है देखिए जो यूपी, असम, तेलंगाना है लार्जेस्ट स्टेट्स में से इनका इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है एंड ये टॉप लिस्ट में रहे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। मोर ओवर मिजोरम एंड मेघालय जो ये स्मॉलर स्टेट के कैटेगरी में टॉप करते हैं एंड दिल्ली एंड JNK जो है अमॉन्ग द यूटीज़ दे आर द लीडिंग परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। आपको याद रखना है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के हिसाब से। नाउ इससे क्या होता है देखिए इससे ना केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बल्कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बढ़ता है क्योंकि स्टेट के बीच में एक हेल्दी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है जिसके चलते जो स्टेट्स है अपने अपने प्रोग्रेस के लिए मेजर्स लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। इनका जो ड्रॉबैक्स है जो भी लैक्यूनेस है उनको एड्रेस किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रेटजीज जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सके। नाउ इससे पहले जो एडिशन था जो 2019 में जो रिपोर्ट आया था उस दौरान जो लीडिंग स्टेट था केरला था एंड इस बार भी 2021 का जो रिपोर्ट है जो फोर्थ एडिशन है यहाँ पे भी लीडिंग स्टेट जो है वो केरला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मेजर बातें बता देता हूँ। देखिए इसमें करीब करीब 23 हेल्थ इंडिकेटर्स जो है इसको यूटिलाइज़ किया जाता है और मेजर जो वेटेज है इसको दिया जाता है मॉर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस बार का जो रिपोर्ट था 3 नए इंडिकेटर ऐड हुए हैं आपको याद रखना होगा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एंटीनेटल केयर कवरेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ। तो ये 3 इंडिकेटर्स जो है इनको इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। जो इंडेक्स है बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय कंसीडरिंग 3 ब्रॉडर डोमेन्स। कौन से डोमेन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं देखिए सबसे पहला हेल्थ आउटकम में इन टर्म्स ऑफ जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम जो आउटकम बेस्ड रिजल्ट है उसको एनालाइज करते हैं, स्टेट को उसमें हम डालते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो डोमेन है आपको याद रखना होगा गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड जो डोमेन है इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो भी बर्थ होता है इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में जो बर्थ होता है, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट ईयरमार्क्ड फॉर हेल्थ
तो ऐसे जो गवर्नेंस रिलेटेड इंडिकेटर्स है वो इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें कैटेगराइज किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली स्टेट को रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन की इनपुट एंड प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टफॉल इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू व्हाट इज़ रिकमेंडेड, कितना रिकमेंडेड है उसके हिसाब से क्या जो शॉर्टफॉल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोविजनिंग, फंक्शनल मेडिकल फैसिलिटीज़, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, इन सारे फैक्टर्स को जो कि इनपुट एंड प्रोसेस है इनको कंसिडर किया जाता है। सो ये 3 ब्रॉडर डोमेन है जहाँ पे 23 ऐसा इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हुए हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। 2021 का जो रिपोर्ट है केरला जो फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर, जो मेजर स्टेट है, जो बड़े स्टेट है, लार्ज स्टेट है, उनमें से केरला जो है फॉर द कंजिक्यूटिव 4th टाइम टॉप करता है। एंड मिजोरम जो है स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में लास्ट ईयर भी ये टॉप में रहा था, इस बार भी टॉप में रहा है। यहाँ पे इंडेक्स है आपका नीति आयोग से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अमंग दी लार्जेस्ट स्टेट आप देख सकते हो जो टॉप परफॉर्मर रहे, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये ओवरऑल इंडिकेटर में जो कॉम्पोजिट स्कोर है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर इनका रैंकिंग है। तो आपको टॉप 3-4 याद रखना है। केरला जो है वो टॉप में आता है, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना एंड देन आंध्र प्रदेश, सभी जो सदर्न स्टेट्स हैं। इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो था वो मैंने कहा था यूपी एंड आसाम जो है एंड तेलंगाना जो इनका इंक्रीमेंटल ग्रोथ था। तो आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड कॉम्पोजिट स्कोर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ यूपी आसाम जो है ये लीड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना दे आर द लीडिंग स्कोरर। इन दी स्मॉलर स्टेट कैटेगरी मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम सभी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट में आते हैं। ये जो है मेजर परफॉर्मर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में। एंड देन इन टर्म्स ऑफ आप अगर यूटी के बारे में बात करें तो इंक्रीमेंटल में आपको मैंने बताया था दिल्ली एंड देन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये लीडिंग परफॉर्मर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर आपका दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है ये ओवरऑल टॉप में रहे हैं, फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। सो यूटी कैटेगरी में सो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर टॉप 3 जो है इन टर्म्स ऑफ लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट एंड यूटी आपको याद रखना है। सो दिस इज द ओवरऑल इंडेक्स पब्लिश किया गया था, रिलीज किया गया था नीति आयोग द्वारा। इसको प्रिपेयर किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है मीनदम मंजप्पई स्कीम, ये बेसिकली एक स्कीम लॉन्च किया गया था बाई रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड बेसिकली इसका जो फोकस था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्लास्टिक बैग के जगह जो कपड़े के बैग होते हैं, क्लॉथ बैग्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करना। आप देख सकते हो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, मीनदम मंजप्पई स्कीम ट्रेडर्स एक्सपेक्ट डिमांड फॉर क्लॉथ बैग्स टू गो अप। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ये जो येलो कलर के क्लॉथ बैग्स हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्लास्टिक के बैग हैं उनको डिस्करेज किया जाए, उनके जगह पे जो कपड़े के बैग हैं उनको प्रमोट किया जाए। उससे जो लोकली प्रोड्यूस्ड जो आपका बैग्स है, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, उनको भी एक अर्निंग का जरिया मिल जाएगा, उनके लिए भी लाइवलीहुड प्रमोशन का एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस इज द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। स्टेट गवर्नमेंट जो है इट हैड इन्फोर्स्ड बैन। एक्चुअली क्या हुआ था, जनवरी 2019 को ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है इनका प्रोडक्शन, यूज़, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल जो है इनको बैन कर दिया गया था फॉर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ये 2019 में हुआ था। तो नाउ करेंटली प्लास्टिक बैग के जगह पे हम क्लोथेड बैग्स के बारे में सोच रहे हैं। देखिए प्लास्टिक बैग जो है और भी कई सारे स्टेट में बैन कर रखा गया है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको पिछले 2-3 सालों में इन स्टेट्स में प्लास्टिक बैग्स जो है यूजेस बंद कर दिया गया था। नाउ गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव आप देख सकते हो, द सेंटिनल का यहाँ पे है, फेजिंग आउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एंड सेंटर जो ये कह रहे हैं कि बाय द ईयर 2022, अगर स्पेसिफिकली कहे तो जून जुलाई 22 तक हम जितने सारे प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनको फेज आउट कर देंगे, टोटली एलिमिनेट कर देंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो है ये कहते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इनको बाय नेक्स्ट ईयर 2022 जून जुलाई तक हम इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे, फेज आउट कर देंगे।
ना जो प्लास्टिक रेगुलेशंस, ये आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है। यहाँ पे क्या कहा गया था, इसके अंडर में कहा गया था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिनका यूटिलिटी तो लो है लेकिन इनका जो पोल्यूशन करने का पोटेंशियल ये काफ़ी ज़्यादा है, इनको हम बाय 2022 एलिमिनेट कर देंगे। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश भी होता है 28 दिसंबर, आप देख सकते हो कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इनको हम जुलाई 2022 तक फेज आउट कर देंगे। नाउ बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली इनका प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये है, एक तो ये एक आप लिमिटेड यूज़ कर सकते हो, दूसरी बात इनको डिग्रेड होने में माना जाता है हज़ारों साल लग जाते हैं इनको एनवायरनमेंट में डिग्रेड होने में। ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते, लेकिन इनका पोल्यूशन जो पोटेंशियल है काफ़ी हाई है, तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है। मोर ओवर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, आपने कई बार ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे सोशल मीडिया में सरफेस होते रहते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वेल्स होते हैं या दूसरे कोई एनिमल है, वो प्लास्टिक के वजह से उनका डेथ होता है, या तो फंस जाते हैं प्लास्टिक उनके जो डाइजेस्टिव कैनाल है वहाँ पर, या नेज़ल जो पैसेज है वहाँ पे, तो इसके चलते उनका सफोकेटिव डेथ होता है। कंज्यूम कर जाते हैं कई बार प्लास्टिक को, तो इसके चलते उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके चलते एनिमल्स का डेथ हो जाता है। सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग की जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसको कैसे फेज आउट किया जाए। तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव है जो क्लोथेड बैग है या पेपर बैग है, उनको प्रमोट किया जाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो प्लास्टिक आपको याद रखना है, कोड रेड जो है ये किससे रिलेट करता है, ये प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेट करता है, कोड रेड। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अगेन बेलगाम, आपने सुना होगा बेलगाम जो है, या बेलगावी के नाम से भी ये जाना जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है रिसेंटली ये रीसर्फिस हो गया था, रिसेंटली फिर से न्यूज़ में रहा। अब ये जो डिस्प्यूट है देखिए ये आज का नहीं है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ था 1956 में, तब का ये एक डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। आप देख सकते हो यहाँ पे, आपके लिए मैं जूम इन कर देता हूँ। सो दिस इज़ दी बॉर्डर बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे है आपका बेलगावी, एंड दिस इज़ दी एरिया एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको बेलगाम भी कहा जाता है। नाउ इशू क्या है यहाँ पे देखिए, रिसेंटली कुछ सीरियस कुछ सीरीज ऑफ माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं इन दिस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया, जहाँ पे प्रो कन्नड़ एंड प्रो मराठी जो जो सेंटिमेंट है वो रीसर्फिस हो गया है। एंड जो कन्नड़ पॉपुलेशन है एंड जो मराठी पॉपुलेशन है, उनके बीच में कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो दोबारा रीसर्फेस हो गया है। नाउ इशू यहाँ पे क्या है देखिए, जो बेलगावी है ये करेंटली कर्नाटका जो स्टेट है कर्नाटका का पार्ट हो जाता है, बट देन महाराष्ट्र जो है ये क्लेम करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। नाउ जानेंगे इस वीडियो में इस एनालिसिस में कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए हिस्ट्री क्या रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो इशू है, ये आज का नहीं है, ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से ये इशू रहा है, जहाँ पे जो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर डिमार्केट किया गया था, वहाँ पर महाराष्ट्र ने जो बॉर्डर है उसको रीएडजस्टमेंट के बारे में इन्होंने कहा, इन्होंने डिमांड किया कि जो स्टेट बॉर्डर है वो हम एग्री नहीं करते, हमें रीएडजस्ट करना है। एंड ये किया गया था अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट सेक्शन 21 जो क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है, इसके अंडर में महाराष्ट्र ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम को, एंड इन्होंने कहा कि जो मराठी स्पीकिंग एरिया है इनको आपने कर्नाटका में ऐड कर दिया है, वो होना चाहिए महाराष्ट्र के पास। सो ये था उनका डिमांड। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपको जो स्टेट है उसे डिमार्केट करना चाहिए, दैट वाज द डिमांड। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, 4 मेंबर कमेटी बिठाया गया दोनों स्टेट की तरफ से। फिर महाराष्ट्र ने कहा ठीक है चलिए, जो कन्नड़ स्पीकिंग एरिया है, जो 260 विलेज है, वो हम दे देंगे विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3.25 लाख, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे कर्नाटका को। इसके बदले क्या करना होगा, कर्नाटका के पास जो 814 विलेजेस हैं एंड 3 अर्बन सेटलमेंट्स हैं जो कि कर्नाटका के पास है, वो महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। सो दिस वाज द कंडीशन एंड कर्नाटका डिड नॉट एग्री टू दिस कंडीशन। नाउ इस एरिया में आपको बताता हूँ, करीब जो एरिया है मोर देन 2800 स्क्वायर माइल्स का एरिया है, जहाँ पे अराउंड 814 विलेज है,
एंड इसमें 3 अर्बन सेटलमेंट्स है जो बेलगावी एरिया है, करवार एंड निपनी एरिया है। पॉपुलेशन करीब 6.7 लाख का है। तो महाराष्ट्र ने कहा कि हम 260 विलेज जो कन्नड़ स्पीकिंग एरिया है जो महाराष्ट्र के पार्ट में आ गया है वो हम दे देंगे, बट आपको जो 814 विलेजेस एंड ये जो 3 अर्बन सेटलमेंट्स है ये हमें वापस चाहिए अपने स्टेट में, महाराष्ट्र में। बट देन दिस डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कर्नाटका। कर्नाटका क्या कह रहा था? कर्नाटका कह रहा था कि जो सेटलमेंट हुआ है एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये फाइनल है, हम इसी को मान के चलेंगे। सो वहाँ से डिबेट स्टार्ट होता है एंड आज तक वो डिबेट चल रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो इशू है, ये आज तक चल रहा है। देखिए 1960 से 1980s के बीच में सीएम लेवल पे कई सारे मीटिंग होते रहे, लेकिन देन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ पे मिला नहीं। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाया, महाजन कमेटी बिठाया था 66 में। अब 66 का जो कमेटी है ये इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 67 में। इन्होंने कहा कि करवार है जो हलियाल है एंड सुपर्णा जो तालुका है ये कर्नाटक के पास जो है दैट हैज़ टू बी गिवन टू महाराष्ट्र, लेकिन जो बेलगावी एरिया है वो कर्नाटका के पास ही रहेगा। सो दिस वाज द डायरेक्टिव गिवन बाय दिस महाजन कमिटी इन 1967। सुप्रीम कोर्ट को भी, बट देन अगेन महाराष्ट्र इससे खुश नहीं था, तो जो इशू था ये चलता रहा। देन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करते हैं 2006 में। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो इशू है इनको आप म्यूचुअल नेगोशिएशन के ज़रिए आप आप इसको सेटल कीजिए। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया है इसको आप कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि इसके चलते ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। सो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया जो डिमांड है कि मराठी स्पीकिंग जो एरिया है वो महाराष्ट्र के पास होना चाहिए, कन्नड़ स्पीकिंग कर्नाटक के पास होना चाहिए। सो ये जो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया आप इसको कंसिडर ना करते हुए आप म्यूचुअल नेगोशिएशन के जरिए इस इशू को आप, इस डिस्प्यूट को आप सेटल कीजिए। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये केस आता रहा, ये केस चलता गया। सो ये है ओवरऑल जो बेलगावी डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र जो डिस्प्यूट है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टेट इंटर बॉर्डर जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग बॉर्डर, अब ये देर इज़ समथिंग नॉट न्यू। आपने मिज़ोरम एंड असम के बीच में मिज़ोरम देन नागालैंड का जो ग्रेटर नागालैंड डिमांड है, तो ये सारे इश्यूज बार बार रीसर्फेस होते रहते हैं। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो स्टेटिक पार्ट है आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। सो ये है इस वीडियो का डिटेल एनालिसिस। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर फॉर यू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।